देखिए यहाँ पर आपको निबंध आपको सॉरी ये एनजे का पार्ट 19 है। उसके अंतर्गत देखिए आपको जो निबंध है इसमें देखिए क्या लोकप्रियतावाद का उदय लोकतंत्र के लिए एक खतरा। इसमें ये कहा गया कि देखिए लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का आधा जनता के लिए शासन है। क्या इन तीनों तत्वों में कोई अंतर्विरोध निहित है? कई विद्वान द्वारा रेखांकित किया गया कि जनता द्वारा शासन जनता की परिपक्वता जनसमूह की तार्किकता तथा जनता के तात्कालिक एवं दीर्घकालिक लाभों में संतुलन करने की क्षमता पर विश्वास करता है। परंतु अवसरवादी राजनीतिक दलों की उपस्थिति अपरिपक्व लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा जनसमूह की सीमित तार्किकता एवं दूरदृष्टि कारण कई बार वस्तुतः जनता के दीर्घकालिक लाभ के स्थान पर एक तत्कालिक तुष्टीकरण राजनीतिक अभिवृद्धि का उदय होता है और वह जनता के लिए सिद्धांत के प्रतिकूल चला जाता है। उपरोक्त देखिए यहाँ पर क्या उपरोक्त यहाँ पर जो कहा उपरोक्त संदर्भ में इस प्रकार की अभिवृद्धि के लिए लोकप्रियतावाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है जनता के हितों विशेषतः दीर्घकालिक एवं अमूर्त हितों के स्थान पर तत्कालिक एवं मूर्त हितों को वरीयता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वह जनता की भावनाओं का शोषण करना था अंत अनुशासन के नाम अंत अनुशासन के स्थान पर नीतिगत आर्थिक तथा सामाजिक स्वेच्छाचारिता का उदय। यद्यपि लोकप्रियतावाद पूर्णतः गलत नहीं है। जनभावना बहुमत की भावना सामाजिक प्रथाएं तत्कालिक हित आदि भी लोकतंत्र के आवश्यक अंग है। दूसरे शासन द्वारा विशेषतः लोकतंत्र में जनता का समर्थन प्राप्त करना न केवल उचित है अपितु आवश्यक भी। अतः यह लग सकता है कि लोकप्रियतावाद लोकतंत्र का स्वाभाविक परिणाम या आवश्यक शर्त है। परंतु समस्या तब उठ खड़ी होती है जब यह असंतुलित रूप में से येन के प्राकरण कुछ जनसमूह का तुष्टीकरण करने का प्रयास करती है। यह मध्यम एवं दीर्घकाल में व्यापक दुष्परिणाम दे सकती है एवं स्वयं लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। ऐतिहासिक रूप से हिटलर के नाजी राज में हम इसका दुष्परिणाम दे सकते हैं। पेरिस की संधि से असंतुष्ट 1930 की महान मंदी से परेशान जर्मन जनता को हिटलर द्वारा पहले तो लोकप्रियतावादी तरीकों यथा रोजगारों में वृद्धि, उद्योगों में भारी सरकारी व्यय, उद्योगपतियों को कम्युनिस्ट भय संरक्षण आदि द्वारा जनता को प्रभावित किया। परंतु अंततः ये लोकप्रियतावाद तरीके ही जर्मन लोकतंत्र के अस्तित्व बन गए। राष्ट्र का हित व्यक्ति का हित बन गया। राष्ट्र का हित आपको व्यक्ति का हित आपको बन गया। भारतीय परंपरा में भी साम एवं दाम के साथ धन को शासक का प्रमुख उपकरण माना गया है। स्पष्ट तुष्टीकरण के साथ साथ अनुशासन की महत्ता को स्थापित किया गया है। फिर देखिए पुनः बिना विकसित लोकतांत्रिक उपकरणों के लोकप्रियता को नापना भी कठिन कार्य है। कई बार यह कम संख्या परंतु मजबूत संगठन वाले समूह के हित के अनुचित साधन का कारक बन जाता है। कई बार यह कम संख्या परंतु मजबूत संगठन वाले समूह के हित के अनुचित साधन का कारक बन जाता है तथा बहुमत के शासन लोकतांत्रिक आदर्श के प्रतिकूल चला जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक सामंतवादी देखिए यहाँ पर क्या कि सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक सामंतवादी अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म दे सकता है। उदाहरणतः जाति आधारित मतदान की लोकप्रियतावादी मजबूरी कारण खाप पंचायतों का उदय, जो कि पंचायती लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करके मूलभूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के पतन कारण बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कि धार्मिक रूप से यह तुष्टीकरण का कारण बन जाता है। जैसा कि शाहबानो मामले 1986 प्रत्युत्तर में तत्कालीन सरकार के प्रतिगामी कानून से स्पष्ट है। धार्मिक प्रथाओं में समानता एवं स्वतंत्रता का हनन धार्मिक लोकतंत्र का अंत है। देखिए जिसका कारण आपको तुष्टीकरण आधारित लोकप्रियतावाद हो सकता है। देखिए हाल ही में पशु व्यापार गौवंश के बल पर एक तरफा प्रतिबंध को भी भारतीय लोकतंत्र के समानता स्वतंत्रता एवं निरपेक्षता के आदर्श पर एक नकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। देखिए लोकप्रियतावाद बहुमत की तानाशाही उत्पन्न कर सकता है। स्विट्जरलैंड द्वारा मस्जिदों के निर्माण पर रोक के जनमत संग्रह का पारित होना, म्यांमार में प्रबल लोकतंत्रवादी राष्ट्राध्यक्ष आंग सान सू की का रोहिंग्या अत्याचारों पर मौन रुख इस बात के प्रमाण है। लोकप्रियतावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का
लोकप्रियतावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह विदेशियों के वैध अधिकारों, प्रवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर सकता है। अतः घरेलू लोकप्रियतावाद द्वारा वैश्विक लोकतंत्र का हनन भी हो सकता है। उदाहरणतः भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पेरिस पर्यावरण समझौते से बाहर निकलकर वैश्विक पर्यावरण लोकतंत्र की अवहेलना की है। दूसरा देखिए, स्थानीय संरक्षणवादी नीतियों यथा वीजा शुल्क में वृद्धि, वैश्विक समानता एवं न्याय के साथ। देखिए, हम कहा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पेरिस पर्यावरण समझौते से बाहर निकलकर वैश्विक पर्यावरण लोकतंत्र की अवहेलना की है। वैश्विक पर्यावरण लोकतंत्र की अवहेलना की है। स्थानीय संरक्षणवादी नीतियाँ यथा वीजा शुल्क में वृद्धि, वैश्विक समानता एवं न्याय के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन जैसे लोकतांत्रिक संगठनों पर भी कुठाराघात है। ब्रेग्जिट देखिए, ब्रेग्जिट द्वारा यूरोपीय लोकतांत्रिक विचारों का हनन। पुनः लोकतांत्रिक उपकरणों की सीमा के कारण यह वास्तविक लोकतांत्रिक की मांग को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में, लोकप्रियतावाद स्वयं लोकप्रिय मांगों को ही अभिव्यक्त नहीं कर पाता और इस प्रकार जनता की इच्छा की पूर्ति न करने के कारण लोकतंत्र को खतरा उपस्थित कर देता है। उदाहरणतः देखिए, ब्रेग्जिट के जनमत संग्रह में अलग होने के कारण यूरोपियों से ब्रिटेन की जनता का दुराव यूरोपियों से ब्रिटेन की जनता का दुराव न होकर ब्रिटेन की आर्थिक समस्याएं, मंदी, रोजगार की वृद्धि में कमी आदि। यह काफ़ी संभव है कि यदि ये समस्या ना होती तो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से पृथक ना होता। आर्थिक जटिल समस्याओं को अभिव्यक्त कर पाने के उपकरणों के अभाव के कारण राजनीतिक अति सरलीकरण है या नहीं का प्रयोग करना पड़ा। उसी प्रकार सार्वजनिक धन का मितव्ययतापूर्वक उपयोग एक लोकतांत्रिक कर्तव्य है। देखिए, लोकतंत्र में राजशाही की भांति धन का मनमाना उपयोग अनैतिक है, परंतु सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के वेतन वृद्धि, कृषि ऋण माफी आदि अदूरदर्शी व्यय लोकप्रियतावाद द्वारा लोकतांत्रिक आदर्शों के विनाश के उदाहरण हैं। देखिए, चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि का प्रलोभन लोकप्रियतावादी किंतु आर्थिक अदूरदर्शी एवं लोकतांत्रिक न्याय के प्रतिकूल है। अति राष्ट्रभक्ति तथा स्वयं के राष्ट्र गौरव को राष्ट्र अभिमान के रूप में प्रस्तुत करना समकालीन समय का एक अति लोकप्रियतावादी कदम है, जिसके विस्तार में सैनिक तानाशाही, अधिनायकवाद तथा फांसीवाद के बीच छिपे हैं। देखिए, नेपोलियन के समय से ही सैनिक गुणगान तथा आक्रामक सैनिक रुख को लोकतांत्रिक संस्थाओं को निष्प्रभावी करने का साधन माना जाता है। 20वीं सदी के लगभग सभी तानाशाहों द्वारा इस प्रकार के सैनिक राष्ट्रवाद द्वारा सस्ती लोकप्रियता पाकर लोकतंत्र को रोकने का प्रयास किया गया है। उत्तर कोरिया द्वारा लगातार सैन्य शक्ति वृद्धि द्वारा जनता की आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करके सैनिक शासन को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान, म्यांमार आदि देशों में व्यापक असुरक्षा, हिंसा, आतंकवाद पर नियंत्रण की लोकप्रियतावादी धारणा का प्रयोग सैन्य प्रभाव को बरकरार रखने के लिए हो रहा है। भारत के संदर्भ में भी यह जरूरी है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदमों को सैन्य कुशलता एवं आपवादी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें, न कि पड़ोसियों पर हमारी उत्कृष्टता के रूप में। यदि अति सैन्यकरण लोकप्रिय आत्मभिमानी तुष्टिकारक विचार हो सकता है। अति सैन्यकरण के लोकप्रिय एवं आत्मभिमानी तुष्टिकारक विचार हो सकता है, परंतु यह हमारे एवं पड़ोसी दोनों के ही सही सुनतावादी लोकतांत्रिक विकास के घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार लोकप्रियतावादी सोच का अति प्रयोग एवं अनावश्यक रूप से असमंजित यथा रक्षा, अर्थव्यवस्था आदि में उसका तार्किक विस्तार लोकतांत्रिक आदर्शों, संस्थाओं एवं उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लोकतंत्र का आदर्श, देखिए यहाँ पर क्या, लोकतंत्र का आदर्श एवं उद्देश्य की जनता का समर्थन पाना एवं जनता की सामूहिक इच्छाओं की पूर्ति है। इस सीमा तक लोकप्रियतावाद लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, परंतु लोकतंत्र को 6 अन्य प्रमुख आदर्शों के साथ इसका संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। ये आदर्श है, पहला जनता का सतत प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन, दूसरा न्याय के देखिए, दूसरा आपको देखिए क्या कि न्याय एवं तार्किकता का फलन, तीसरा कमजोर वर्गों अल्पसंख्यकों के प्रति सकारात्मक भेदभाव, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं लोकतंत्र के उचित सम्मान, पांचवा दीर्घकालिक हितों की पहचान तथा जनता को इन हितों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करना। छठा देखिए यहाँ पर क्या कि गैर लोकतांत्रिक यथा सैनिक अधिनायकवादी विचारों के प्रति सावधानता, गैर लोकतांत्रिक यथा सैनिक अधिनायकवादी विचारों के प्रति सावधानता। अतः इन उद्देश्यों से असंतुलित लोकप्रियतावादी राज पद्धति लोकतंत्र के विनाशकारी हो सकती है। निष्कर्षतः लोकप्रियतावादी विचारों के असंतुलित तात्कालिक लाभों के स्थान पर
बहुआयामी लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क के अंदर उसके संतुलित विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह जनता, सरकार, राजनीतिक दलों, मीडिया, सिविल सोसाइटी तथा अन्य सभी हित समूह की दृष्टि में व्यापकता एवं दूरदर्शी की अपेक्षा रखता है। सौभाग्यतः भारतीय लोकतंत्र ने कुछ अपवादों के साथ इस संतुलन को बरकरार रखा है। हम सबके संगठित प्रयास द्वारा इसको सतत परिपुष्ट करने के प्रयत्न जारी रखने चाहिए। हम सबके संगठित प्रयास द्वारा इसको सतत परिपुष्ट करने के प्रयत्न जारी रखने चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो। आगे देखिए, सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो बल्कि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति बनो। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो बल्कि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनो। देखिए यहाँ पर आपको है क्या, सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो बल्कि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति बनो। सांजय ने कहा। कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग जो वक्त के ढांचे बदल गए। ऐसा ही कुछ फलसफा है मानव जीवन का। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बेहतर कर उसे सार्थकता प्रदान करने की कोशिश करता है, पर वे कुछ लोग ही होते हैं जो महज वक्त के सांचे में ढलने बजाय अपने पुरुषार्थ, व्यवसाय और प्रतिबद्धता के माध्यम से वक्त के सांचे तक बदल देने की कुव्वत हासिल कर लेते हैं। निश्चय ही, देखो यहाँ पर निश्चय ही ऐसे विशिष्ट लोग, देखिए निश्चय ही ऐसे विशिष्ट लोग महज सफलता के पीछे नहीं भागते, अपितु जीवन के कुछ महत्वपूर्ण शाश्वत लोकोन्मुखी एवं श्रेष्ठ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर उनका निर्वाह करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। सभ्यता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक इस मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक इस मानव सभ्यता ने नित्य नए रूप बदले हैं। समय ने ना जाने कितनी करवटें ली है, पर अगर नहीं बदला है तो व्यक्ति की अनवरत यात्रा का क्रम, उसकी उत्थान एवं विकास की जिजीविषा, तमाम प्रतिकूलताओं और विषमताओं के बावजूद डटे रहने और अपने मुकाम को हासिल करने की पुरजोर कोशिश करना। संस्कृत में एक उक्ति है, देखिए कुर्ब नन्ने वे कर्माणि जीजी विशेषता समा। देखिए कुर्ब नन्ने वे कर्माणि जीजी विशेषता समा, अर्थात यहाँ देखिए मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यही कारण है कि मनुष्य की यात्रा प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होती रहती है। यूँ तो हर इंसान के जीवन में उसकी कुछ विशेषताएं, मान्यताएं, प्रतिबद्धता और आकांक्षाएं होती है। मर्शन, अच्छे रोजगार की इच्छा, आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति की इच्छा आदि। सभी लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिकता और प्रतिष्ठा जैसे उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। मानव की स्वाभाविक और अदम्य इच्छा की पूर्ति उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परंतु यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि यदि व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा और सफलता की भूख के साथ साथ उसमें कुछ मूल्यों का समावेश ना हो तो उसकी सफलता बाकी समाज और पूरी मानवता के लिए एक मुसीबत और संकट का कारण बन सकती है। जिस तरह प्रयोगशाला में मेहनत कर रहा एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक यदि मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत न हो तो वह मानव कल्याण के उपकरण बनाने का स्थान पर जैविक एवं रासायनिक हथियार, व्यापक जनसंहार के शस्त्र बनाने जैसे अनैतिक कार्यों की ओर भी उन्मुख हो सकता है। साथ ही यहाँ सफलता और मूल्य का अभिप्राय भी स्पष्ट कर देना समीचीन होगा रहेगा। दरअसल सफलता एक वस्तुनिष्ठ या सपाट धारणा ना होकर एक जटिल एवं सापेक्ष धारणा है। सफलता की धारणा का ना तो कोई रटाया फॉर्मूला है और ना ही कोई पूर्व निर्धारित मापदंड है। किसी व्यक्ति को डॉक्टर या इंजीनियर बनाकर 12-15 लाख का वार्षिक पैकेज लेना सफलता प्रतीत होता है, तो कोई किसी जरूरतमंद के काम आकर उसकी सहायता करने में सफलता का एहसास करता है। जिस तरह विद्या वही है जो विमुक्त करे, उसी तरह सफलता वही है जो आपको संतुष्ट करे। बहुत अच्छी बात कहा गया। जिस तरह विद्या वही है जो विमुक्त करे और उसी तरह सफलता वही है जो आपको संतुष्ट करे और सुकून दे। देखिए वहीं दूसरी ओर मूल्य या वसूल अथवा सिद्धांत जीवन, यहाँ पर देखिए जा सके। वहीं दूसरी ओर मूल्य या वसूल अथवा सिद्धांत जीवन के लक्ष्य एवं उसके क्रियान्वयन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। वहीं दूसरी ओर मूल्य या वसूल अथवा सिद्धांत जीवन के लक्ष्य एवं उसके क्रियान्वयन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, पर उनमें एक शाश्वतता एवं
सार्वकालिकता का तत्व भी मौजूद रहता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि विश्व भर की सभी सभ्यताओं, संस्कृति और धर्मों में अहिंसा, औचर्य, करुणा, सेवा, दया, परोपकार और बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों की निर्विवाद मौजूदगी दिखाई देती है। चाहे वह हिंदू धर्म के यम और नियम हो, अथवा जैन धर्म के पंच महाव्रत, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हो, या सिख धर्म का परोपकार का भाव, इस्लाम का भाईचारे का आदर्श हो, या ईसाईयत का करुणा एवं सेवा का मूल्य। सभी जगह कुछ उभयनिष्ठ एवं सनातन मूल्यों का विकास देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर प्लेटो, अरस्तु, सुकरात से लेकर भारत में बुद्ध, महावीर, नानक, गांधी तक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक सतत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध के भोजन हिताय के महावीर के जियो और जीने दो तक, नानक के सर्वदा भाला से लेकर गांधी के सर्वोदय तक मूल्यों की निरंतरता का सुंदर बिखरा हुआ है। भारत में तो प्राचीन काल से मूल्यों को महत्व देने की परंपरा रही है। उदाहरण के यहाँ चरित्र के मूल्य को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि उसके चले जाने व्यक्ति को मृतक के समान मान लिया गया है। अभी हम देखिए जो खास बात कहा कि वीर्त यंत्रेण संरक्षणे, देखिए वीर्तम यंत्रेण संरक्षणे, देखिए संरक्षेद वित्तमायाति, देखिए वित्तमायाति याति च, देखिए वीर्त यत्रेण संरक्षेद वित्तमायाति, देखिए वीर्त यत्रेण संरक्षेद वित्तमायाति याति च, अक्षिणो वित्तक्षिणो वीर्त तस्तु हतो हत। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में कबीर, नामदेव, रैदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नरसी, शंकर, अंडार, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, रहीम, खुसरो तक, आधुनिक युग में गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद, अम्बेडकर तक, और वर्तमान में टी षणमुगम, सत्येंद्र दुबे, जी.डी. अग्रवाल, सुनीता नारायण, राजेंद्र सिंह, संदीप पांडे और वंदना शिवा जैसे मूल्यों को महत्व देने वाले लोगों तक हमारे सामने मूल्यों को सफलता के महत्वपूर्ण मानने वाले प्रतिबद्ध उदाहरणों की एक अंतहीन सूची है। लिहाजा व्यक्ति को महज सफलता का पुजारी न बनकर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का प्रयास करना चाहिए, ताकि क्षणिक सफलता के स्थान पर चिरस्थायी सफलता प्राप्त हो सके। वैवाहिक जीवन में देखें तो सफलता के क्षणिक स्वाद के लालच में अक्सर व्यक्ति अपने मूल्यों को भी तरजीह दे देता है। वर्तमान सुख अक्सर चिरस्थायी सुख के आगे अधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक हो जाता है। इससे किसी शायर को लिखना पड़ा कि रिश्वत से हरदम रुसवाई होती है, खुद के भीतर रोज लड़ाई होती है, उनके बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते हैं जिनके घर में नेक कमाई होती है। बहुत अच्छी बात कहा गया। रिश्वत से हरदम रुसवाई होती है, खुद के भीतर रोज लड़ाई होती है, उनके बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते हैं जिनके घर में नेक कमाई होती है। दरअसल यहाँ देखिए, दरअसल सफलता की इच्छा और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का यह द्वंद्व भी एक शाश्वत और सर्वयुगीन द्वंद्व रहा है। जीवन एवं समाज के हर स्तर व्यक्ति के इस द्वंद्व और उलझन को महसूस किया जा सकता है, परंतु व्यापक विमर्श के बाद हर स्तर पर कोरी सफलता के बरकस मूल्ययुक्त मनुष्यता की उपादेयता भी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो आज मनुष्य इस उहापोह से हर रोज दो चार होता है कि उसके जीवन और कार्य व्यापार का वास्तविक लक्ष्य क्या हो। उसके जीवन और कार्य व्यापार का वास्तविक लक्ष्य क्या हो। खुद के भीतर रोज लड़ाई करता इंसान मूल्यों से विचलन की समस्या से जूझता रहता है, परंतु यह निर्वाद है कि महज भौतिक विकास ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास मनुष्यता के लक्ष्य हैं। ऐसे तमाम उदाहरण देखे जा सकते हैं जहाँ व्यक्ति सफल तो है पर संतुष्ट नहीं। पहले एक दौर था जब व्यक्ति की बुद्धिमत्ता गुणांक IQ को उसकी सफलता का आधार माना जाता था, परंतु वक्त बदलने के साथ साथ उसमें धीरे धीरे भावनात्मक गुणांक EQ और फिर आध्यात्मिक गुणांक SQ, उसके बाद आपको 7 तत्व गुणांक PQ जैसे प्रतिमान जुड़ते चले गए, जिसकी मूल वजह सफलता के अंधी दौर के दुष्परिणाम ही है। पारिवारिक स्तर पर सफलता और मूल्यों का द्वंद्व बहुत शिद्दत से मौजूद रहता है। एक मूल्यहीन यहाँ पर जो कहा गया, एक मूल्यहीन सफलता का उदाहरण हुआ भी है जहाँ माँ बाप अपने लाडले को महंगी शिक्षा देकर उसके अरमानों को पूरा करते हैं और उसे विदेश भेजते हैं, और वही बालक उनकी मृत्यु हो जाने पर देश लौटने में वक्त की कमी और व्यावसायिक प्रतिबद्धता का बहाना बनाते हैं। टूटते परिवार और बिखरते रिश्ते आज की इस तथाकथित मूल्यहीन सफलता के सहज दुष्परिणाम है। किसी शायर ने लिखा है,
टूटते परिवार, देखिए टूटते परिवार और बिखरते रिश्ते, टूटते परिवार और बिखरते रिश्ते आज की इस तरह कथित मूल्यविहीन सफलता के सहज दुष्परिणाम है। किसी शायर ने लिखा है, शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। देखिए सामाजिक ताने बाने और सामाजिक संस्थाओं की दरकती दीवारें आज का अंधाधुन, देखिए आज का अंधाधुन सिर्फ फिरेपन कारण टूटती देखी जा सकती है। टूटती देखी जा सकती है। यदि समाज की अवधारणा में सामाजिक कल्याण और सामाजिक सहकारिता जैसे मूल्य समाविष्ट ना हो तो वह समाज एक बेहतर और रहने योग्य समाज न रहकर एक स्वार्थ आधारित अमानवीय और स्वमुखी समाज बनकर रह जाएगा। समाज की वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, सीमांत कृषक, असंगठित क्षेत्र के कर श्रमिक, ट्रांसजेंडर, विकलांग आदि के प्रति संवेदनशीलता का मूल्य आज का एक बेहद आवश्यक और अप्रासंगिक मूल्य है, बेहद आवश्यक और प्रासंगिक मूल्य है। देखिए आर्थिक क्षेत्र मूल्यों से, देखिए यहाँ पर देखिए आर्थिक क्षेत्र मूल्यों से युक्त जीवन की आवश्यकता अपरिहार्य है। यह मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है कि अमेरिका के 2 सबसे अमीर व्यक्तियों बिल गेट्स एवं वॉरेन बफेट ने जॉय ऑफ गिविंग के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जन कल्याण हेतु अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति दान कर परोपकारिता का गेट्स बफेट मॉडल स्थापित किया, चाहे वो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR हो या चैरिटेबल स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रमों का संचालन। ये समस्त मानवीय गतिविधियाँ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के सुफल है। देखिए मूल्यविहीन आर्थिक सफलता का प्रयास समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आर्थिक सफलता की यह अंधी भूख समाज को मिलावट, जमाखोरी, अनुचित व्यापारिक गतिविधियाँ, गंभीर धोखाधड़ी, कालाधन, साइबर अपराध, कॉर्पोरेट लॉबिंग, भ्रष्टाचार, पेड न्यूज जैसी विध्वंस गतिविधियों की ओर मोड़ देती है। फिर वह सत्यम घोटाला हो या हर्ष मेहता केतन पारिख कांड, इनमें सत्य और परोपकार के मूल्यों की कमी साफ नजर आती है। फिर आपको आगे हम देखिए राजनीति एवं प्रशासन का क्षेत्र मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का कहीं अधिक मांग करता है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद के मूल्य हो या मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों में निहित आदर्श ये मूल्य, देखिए ये मूल्य ही राजनीति एवं प्रशासन का पथ प्रदर्शन करते हैं। भारतीय राजनीति एवं प्रशासन में सुभाष पटेल, नेहरू, शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और TN शेषन तक तमाम नेताओं एवं प्रशासकों ने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सफलता प्राप्त की और इससे आज उन्हें चिरस्मरणीय माना जाता है। अन्यथा कभी कभी भ्रष्टाचार, झूठे मामलों में फंसाना, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी पेंशन खाते, योजनाओं का लाभ आम आदमी तक ना पहुँच पाना जैसी दुर्दशा मूल्यविहीन समाज की विडंबना ही बन जाती है। देखिए यहाँ पर क्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह सुखद है कि अब समृद्धि के बाकी एक पक्षीय सूचकांकों का स्थान वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स एवं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs के बाद सतत विकास लक्ष्यों SDGs को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अधिक में देखिए अब विश्व समुदाय यह समझ रहा है कि महज तेजी से भागती अर्थव्यवस्था, तीव्र वृद्धि दर और भारी उत्पादन ही उन्नति एवं विकास के प्रतिमान नहीं है। विकास का सही मतलब बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था, विकास से मेरा मतलब है समावेशी विकास, जहाँ सबसे कमजोर व्यक्ति को बराबरी के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी का ही असर है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी का ही असर है कि विश्व में कई रासायनिक हथियारों से निर्दोष की जान जा रही है, तो कहीं जातीय एवं नस्लीय आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास क्षेत्रों में समावेशी विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाएं दरअसल भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के मूल्य के कारण ही संभव हो सकी है। अन्यथा कोई राज्य चाहे तो वह आम जनता की जरूरतों को बाजार और निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ उन्हें परेशानियों का सामना करने को मजबूर भी कर सकता है। महात्मा गांधी सफलता और मूल्यों के द्वंद्व को बखूबी समझते थे और अक्सर कहा करते थे कि मूल्यों के अभाव में सफलता निष्प्रयोजन एवं व्यर्थ है। वस्तुतः गांधी का पूरा जीवन दर्शन ही सफलता की अंधी भूख पर मूल्य प्रतिबद्धता की उपादेयता को स्थापित करने का दर्शन है। 1915 भारत आकर यहाँ की दशा को महसूस करना, वकालत छोड़कर एक लंगोटी और लाठी धारण कर सत्याग्रह का मार्ग अपनाना, सर्वोदय साधन की पवित्रता एवं राम राज का संदेश देना राष्ट्रपिता के मूल्य युक्त जीवन के उदाहरण है।
देखिए मूल्यहीन समाज अपने अधिकारों के दुरुपयोग पर देखिए मूल्यहीन समाज अपने अधिकारों के दुरुपयोग पर और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहकर समाज को शोचनीय स्थिति में पहुंचा सकता है। सच तो यह है कि आत्मा अनुशासन हमेशा थोपे हुए अनुशासन से बेहतर होता है, परंतु आत्मा अनुशासन की अवस्था एक मूल्ययुक्त व्यक्ति के जीवन में ही संभव है। मूल्य देखिए मूल्य विहीनता विध्वंस की ओर ले जाती है, जबकि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता निर्माण और सृजन की ओर। दरअसल सफलता तभी अस्थायी और शाश्वत हो सकती है जब उसमें मूल्य सम्मिलित हो। मूल्यविहीन समाज महज क्षणिक सफलता है जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। हाँ देखिए आज हम जिन लोगों को स्मरण कर उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, वे वही हैं जिन्होंने जीवन में कोई सफलता वाला व्यक्ति, मैन ऑफ सक्सेस ना बनकर मूल्ययुक्त व्यक्ति, मैन ऑफ वैल्यूज बनने पर जोर दिया। यदि आप मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो सफलता खुद ब खुद आपकी देहरी पर दस्तक देगी। यदि आप मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो सफलता खुद ब खुद आपकी देहरी पर दस्तक देगी। देखिए कीर्तियश से देखिए यहाँ पर क्या है, कीर्तियस्य स जीवति, कीर्तियश देखिए यहाँ पर कीर्तियस्य स जीवति, यानी वही व्यक्ति जीवित रहता है जो यश धारण करता है। कीर्ति द्वारा ही व्यक्ति सदैव जीवित रहता है और यह कीर्ति उसी व्यक्ति को मिलती है जो जीवन मूल्यहीन सफलता के अंधी दौर एवं निजी स्वार्थों से बचकर देश एवं समाज के हित में, मानवता एवं विश्व कल्याण के हित में कुछ नया करने का निर्णय लेता है। अतः व्यक्ति को जीवन में सफल व्यक्ति बनने का प्रयास न करके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। यह रात हुई कठिन जरूर है, पर चिरस्थायी और शाश्वत सफलता मिलना भी यहाँ अवश्य भावी है। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। देखिए यहाँ पर क्या, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। फिर आपको आगे देखिए, कहीं पर गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, ये तो हो चुका है। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कथन गरीबी के प्रभाव एवं दुष्परिणामों को प्रकट करता है। क्योंकि एक तरह के प्रदूषण के प्रभाव न केवल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, बल्कि देशों की सीमाओं को ताड़ते हुए संपूर्ण विश्व के जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को जन्म देता है। उसी प्रकार गरीबी की समस्या भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति आदि को प्रभावित करती है। सवाल उठता है कि गरीबी क्या है और वह समृद्धि के लिए वास्तविक खतरा है या नहीं। साधारण शब्दों में कहें तो गरीबी से आशय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के शब्दों में वंचनाओं का अभाव ही गरीबी है। विश्व में गरीबी के निर्धारण को लेकर अनेक मतभेद विद्यमान है, जिसमें विश्व बैंक के टॉप मॉडल से लेकर मासिक कैलोरी उपयोग के मॉडल प्रचलन में, किंतु उपरोक्त सभी धारणाओं का उद्देश्य गरीबी के पैमाने को स्थापित करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। अब सवाल उठता है कि विश्व में कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के खतरा कैसे है। गरीबी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों गरीबी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे देशों, राज्यों, महाद्वीपों के अतिरिक्त शहर, ग्राम, पुरुष एवं महिला आदि का स्तर पर प्रचलन में देखी जा सकती है। यदि वर्तमान विश्व में विकसित और विकासशील देशों के साथ अन्य विकसित देशों में आय की विषमताओं, जीवन स्तर की गुणवत्ताओं पर नजर डालें तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश यूरोपीय मानकों में निम्नतर नजर आते हैं, जहाँ प्राकृतिक आपदा, युद्ध, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, महामारी आदि के चलते गरीबी के भीषण परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं परिणामों के चलते आज यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को अवैध प्रवासियों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई प्रवासी कानून, सीमा पर दीवार निर्माण जैसे निर्णय वहाँ की सरकारों को अपनी समृद्धि को बचाने के लिए लेने पड़ रहे हैं। अफ्रीका के देश सोमालिया में गरीबी विश्व का सदैव ध्यान आकर्षित करती रही है, जिसके परिणामस्वरूप अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों की लूटपाट की घटनाओं को सोमालियाई लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो विभिन्न देशों के व्यापार को प्रभावित कर रही है। गरीबी को यदि व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो गरीबी के चलते व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषण एवं नैतिक मूल्यों आदि का अभाव पाया जाता है, जो एक देश और समाज की उन्नति में बाधक बनता है।
जिसके परिणाम से उस देश में निम्न स्तरीय मानव विकास सूचकांक, कुपोषण, असाक्षरता आदि समस्या विद्यमान रहती है। कोई इतना गरीब ना हो कि वह स्वयं को बेच दे, कोई इतना गरीब ना हो कि वह स्वयं को बेच दे, किंतु कोई इतना अभी अमीर ना हो कि वह किसी को खरीद ले। लेकिन कोई इतना गरीब ना हो कि वह स्वयं को बेच दे, किंतु कोई इतना अभी अमीर ना हो कि वह किसी को खरीद ले। कार्ल मार्क्स के कथन आज विश्व में बढ़ती आय की असमानता का विषय प्रतीत हो रहा है, जहाँ अमीर वर्ग के द्वारा गरीबों का श्रम के माध्यम से शोषण किया जाता है, जिसमें बाल श्रम जैसे कुरीतियों के माध्यम से न केवल बालक का बचपन छीन लिया जाता है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से भी वंचित कर दिया जाता है। जो बाद में चलकर अनैतिक रास्ते जैसे चोरी, देश शोषण, हत्या, तस्करी में शामिल होकर समृद्ध वर्ग के लिए भी खतरा पैदा करता है। परिवार के स्तर पर देखा जाए तो गरीबी सामान्यतः भारतीय जैसे समाज में महिलाओं में अत्यधिक विद्यमान होती है, जिन्हें अल्प पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव परिवार के बच्चों के संपूर्ण जीवन काल के आयामों पर भी दिखाई देता है। जैसे कि यदि माता कुपोषण से ग्रस्त है तो बच्चे भी बच्चों में भी इसके लक्षण होने की तीव्र संभावना है। अतः परिवार के किसी भी सदस्य में गरीबी का होना संपूर्ण परिवार की समृद्धि को दीर्घकालिक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर देखिए यहाँ पर यदि हम ग्रामीण एवं शहरी वर्गों के बीच गरीबी की विषमताओं को देखें, यदि हम ग्रामीण एवं शहरी वर्गों के बीच गरीबी की विषमताओं को देखें तो भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, अतः दीर्घकाल में शहरों में खाद्यान्नों को प्राप्त कच्चे माल की आपूर्ति और ग्रामीण बाजारों को बनाए रखने में एक चुनौती के रूप में कार्य करेगी, जो एक दिन संपूर्ण देश में विद्रोह, अशांति को पैदा कर सकती है। गरीबी के चलते जो परिणाम पैदा होते हैं वह लगभग सभी वर्गों, समूह, देश, व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करते हैं। शहरी क्षेत्रों की समृद्धि के चलते शहरों के नज़दीक कच्ची बस्तियों के विकास को जन्म दिया। कच्ची बस्तियों में रहने वाली आबादी मुख्यतः शहरी समृद्ध वर्ग को श्रम उपलब्ध कराती है, किंतु दोनों की बढ़ती आय की असमानता, स्वच्छता, प्रदूषण, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे कारकों के रूप में उभर रही है। कच्ची बस्तियों का अवस्थागत विकास जो शहरों के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जो स्मार्ट सिटी निर्माण में बाधक होता है। फिर देखिए इसके साथ ही कच्ची बस्तियों में वंचनाओं के चलते अपराध की दर अधिक होती है, जिसमें हत्या, चोरी, देश शोषण, ड्रग्स, तस्करी, अपहरण, बलात्कार आदि शामिल होते हैं, जो बाद में शहरी क्षेत्र के अन्य हिस्सों के मध्य अशांति, भय का माहौल पैदा कर देता है। आज संपूर्ण विश्व की बढ़ती हुई असमानताओं की खाई ने गरीबी और गरीबों की संख्या में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में अंतराल व्यापक स्तर पर नजर आता है, जो अन्य लोगों को भी आकर्षित करता है, जिसका परिणाम है कि समाज अनैतिक मूल्यों के रास्ते भी अमीर बनने के तत्पर रहते हैं। अतः समय रहते ही हमें संपूर्ण विश्व में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो हर जगह समृद्धि को बढ़ावा देने में सफल हो और गरीबी के विषमतम रूपों को समाप्त कर सके। इस दिशा में विभिन्न सरकारों के घरेलू प्रयास वैश्विक और व्यापार व्यवस्था को समान रूप में लाभदायक बनाने और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे प्रयासों को प्रभावी रूप में क्रियान्वयन करके सभी जगह की समृद्धि को सतत बनाया जा सकता है। भारत में नक्सलवाद का विकास और प्रसार भी उपरोक्त विषय वस्तु का एक जीवंत उदाहरण है, जिसके चलते रेड कॉरिडोर के साथ ही समस्त सरकारी तंत्र के दशकों से एक विकट समस्या के रूप में खड़ा है। अतः आज अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी और एशियाई देशों की गरीबी समृद्ध विकसित देशों की समृद्धि के सामने समस्या के रूप में व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व के सामने एक चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए बू भुक्षित किम न करोति पापम, किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति पाप क्यों नहीं करेगा। अतः संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को ऐसी प्रणालियों का विकास करना होगा जहां कोई व्यक्ति भूखा नहीं हो, जिसके संसाधनों पर असमान नियंत्रण की व्यवस्था को समतामूलक बनाने का प्रयास करना होगा और समाज के सभी समूहों तक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार आदि पहुँचाकर समतामूलक एवं सतत समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए। अंत में यदि हम सबका यह साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सतत हो, तो गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करके ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।
जहाँ संपूर्ण विश्व में शांति, समृद्धि, न्याय एवं मातृत्व की भावना बनी रहे, जिसके संपूर्ण विश्व को सतत विकास लक्ष्य जैसे वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि इसमें कि जल का महासंकट अगले महायुद्ध का कारण हो सकता है। आगे आप देखिए यहाँ पर जल का महासंकट अगले महायुद्ध का कारण हो सकता है। फिर आपको देखिए कि जल को जीवन यूं ही नहीं कहा जाता। आधारभूत पंच तत्वों में से एक जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी कारण शुरुआत से ही जल का निर्विवाद महत्व माना जाता रहा है। इस संदर्भ में रहीमन दास का एक दोहा चर्चित है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यदि मानव सभ्यता के इतिहास की पृष्ठभूमि में जाया जाए तो भी यही तथ्य देखने को मिलेगा कि बड़ी बड़ी सभ्यता एवं संस्कृतियाँ नदी घाटियों में विकसित एवं फलित हुई है। जल अपने स्वरूप में निर्मलता धारण किए हुए पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन इसकी क्रमिक रूप से घटती माता ने जल संकट एवं अस्तित्व का खतरा उत्पन्न कर दिया है। इस कारण जल आपसी विवादों का विषय बनता जा रहा है। जल से संबंधित विवाद सिर्फ गांव और तहसील स्तर पर ही नहीं है, बल्कि राज्यों और देशों के बीच भी विवाद और गहरा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कावेरी मांडवी जैसी अंतर्राज्यीय नदियों एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, नील, सतलुज जैसी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। वैश्विक जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र एशिया एवं अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अफ्रीका के देशों में तो एक बड़ी आबादी जलाभाव के कारण कवलित हो रही है। जल संकट की यह समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नेतृत्व उठाई जा रही है। मोटे तौर पर बात करें तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग जल से आच्छादित है। इस रूप में देखा जाए तो जल की उपलब्धता को लेकर कोई विशेष संकट नजर नहीं आता, किंतु वास्तविकता और तथ्य इससे इतर है। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी ऊपर समस्त जल का 97% समुद्री खारा पानी है, जो उपयोग योग्य नहीं, अर्थात मात्र 3% जल ही पीने योग्य है। इसमें से भी कम जल नदी, तालाब, झीलों एवं भूगर्भीय जल के रूप में मनुष्य तथा अन्य जीवों के पीने योग्य मीठे पानी के रूप में उपलब्ध है। इस कारण पीने योग्य जल का संकट और गहराता जा रहा है। जहाँ एक और धरातल पर पीने योग्य जल की उपलब्धता घटती जा रही है, वहीं विकास एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया में जल का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। मानव ने अपने उपयोग हेतु जल का विदोहन कर पृथ्वी पर जल चक्र के संतुलन को बिगाड़ दिया है। प्रकृति में मानव के हस्तक्षेप के कारण हो रहे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, भूमि जल के असीमित दोहन एवं नदी जल प्रदूषण ने विश्व को ताजे जल के संकट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। विश्व के अधिकांश हिस्सों में आज भूमि जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। वहीं बढ़ते शहरीकरण एवं लगातार बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी की है। इसके हालिया उदाहरण दक्षिण अफ्रीकी शहर केपटाउन एवं भारत के बेंगलुरु शहरों में असीमित जनसंख्या के दबाव में गहराते जल संकट के कारण इन शहरों में डे जीरो नो वाटर सप्लाई तक की नौबत आ गई है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जल विकास रिपोर्ट 2018 में भी पीने योग्य जल की घटती उपलब्धता एवं घटती उपलब्धता एवं जहाँ तक जल को लेकर अगले महायुद्ध का सवाल है, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभावना सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि पूर्ववर्ती महायुद्ध भी संसाधनों को प्राप्त करने की बढ़ती लालसा का ही परिणाम थे, जिनके कारण एक व्यापक स्तर मानवता को कबलित होना पड़ा। यदि जल को लेकर अगला महायुद्ध होता है तो इसके स्वरूप एवं परिणामों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इसमें एक पक्ष जलाभाव वाले देशों का होगा तो दूसरा पक्ष जलाधिक देशों का, क्योंकि निरंतर बढ़ते वैश्विक जल संकट कारण ऐसी विकास स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मानवता तार हो जाएगी तथा जल का उपभोग करने वाले जैविक जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः उचित यह होगा कि समय रहते हम इस संकट को भांप लें।
अतः उचित यह हुआ कि समय रहते हम इस संकट को भांप ले एवं जल जैसे अमूल्य संसाधन के संरक्षण को लेकर युद्ध स्तर पर उचित कदम उठाएं। वैश्विक स्तर पर जहां संयुक्त राष्ट्र यूएन वाटर के माध्यम से जल संकट से विश्व को अवगत कराते हुए जल संरक्षण के संबंध में आमजन को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, वहीं प्रतिष्ठित एनजीओ एवं नागरिक संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। पेरिस जलवायु समिट COP21 में भी जलवायु परिवर्तन को लेकर जल संरक्षण की महत्ता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2015-2030 तक की अवधि के लिए घोषित सतत विकास लक्ष्यों के तहत भी स्वच्छ जल की उपलब्धता, आपूर्ति एवं प्रबंधन को एक लक्ष्य के रूप में माना गया है। समस्या यह है कि आवश्यकता से अधिक जल प्रयोग करने से कुओं एवं ट्यूबवेलों का जल स्तर कृषकों की पहुंच से परे होता जा रहा है। वहीं वैश्वीकरण एवं उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रेरित अंधाधुंध विकास के दौर में जल स्रोतों को प्रदूषित कर मानव समाज ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। बढ़ती जनसंख्या वैश्विक जल संकट का प्रमुख कारण है। देखिए यहाँ पर कि वैश्विक कारण देखिए बढ़ती जनसंख्या वैश्विक जल संकट का प्रमुख कारण है। स्थिति यह है कि अगले दशक में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से होती जा रही है। स्थिति यह है कि अगले दशक में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से होती रही है तो 25% जनसंख्या के उपयोग देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें स्थिति यह है कि अगले दशक में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से होती रही तो 25% जनसंख्या को उपभोग जितना ही पानी उपलब्ध होगा, जो कि जल प्रेरित भयानक आपदा एवं संघर्ष की स्थिति की ओर इशारा करता है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व की लगभग आधी आबादी आज दूषित पानी पीने को मजबूर है, जिससे उनकी स्वास्थ्य गुणवत्ता कमजोर होती है तथा उन्हें बेसमय मौत का शिकार होना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर जल विवादों की बात की जाए तो यह लगभग प्रत्येक महाद्वीप में देखे जा सकते हैं। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के जल बंटवारे संबंधी विवाद का समाधान तटवर्ती देशों द्वारा एक संधि के माध्यम से किया गया है। काला सागर को लेकर रूस का भी यूरोपीय देशों से विवाद है। भारत एवं इसके पड़ोसी देश के बीच ब्रह्मपुत्र नदी, भारत चीन, तीस्ता नदी, बांग्लादेश, तीस्ता नदी, भारत और बांग्लादेश, गंडक नदी, भारत नेपाल, सिंधु नदी, भारत पाकिस्तान आदि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद भी जल की घटती उपलब्धता का उत्पन्न होने वाले वैश्विक महासंकट को इशारा करते हैं। देखिए जल संकट की ओर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजे जल के कुप्रबंधन एवं अंधाधुंध दोहन के फलस्वरूप विश्व आज जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरे बड़े महासंकट जल संकट की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि प्रतिवर्ष ताजे जल की मांग 1% की दर से बढ़ रही है और यदि यही स्थिति रही तो 2040 तक विश्व की आधी आबादी को जल संकट से जूझना पड़ेगा। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मध्य एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया सहित संपूर्ण विश्व में निरंतर घटती जल उपलब्धता को चिन्हित कर आगामी वैश्विक जल संकट की संभावना व्यक्त की है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। देश की जनसंख्या तो विश्व के लगभग 70.5%, लेकिन ताजे जल की उपलब्धता 1% से भी कम है। राजस्थान जैसे राज्यों में तो जल की कमी वहाँ के निवासियों की नियति सी बन गई है। कल कारखानों, कृषि उपयोग, दैनिक जीवन में जल का अविवेकपूर्ण उपयोग एवं जल का समुचित प्रबंधन न हो पाने के कारण भारत के विभिन्न शहरों में जल संकट खड़ा हो गया है। जल संरक्षण के लिए समुचित वैज्ञानिक प्रबंधन के अभाव में जल उपयोग हेतु किसी ठोस नीति के अभाव में आज हालत यह है कि भारत में परंपरागत जल भंडार यथा तालाब, कुएं, बावड़ियां एवं भौमिक जल स्रोत आदि 50 से 60% तक सूख चुके हैं। कृषि में जल के अपव्यय को रोकने के लिए लेस वाटर इंसेंटिव फसलें उगाई जानी चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे प्रति बूंद अधिक उत्पादन की रणनीति के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जा सके। वर्षा काल में समुचित हार्वेस्टिंग और व्यवस्था के अभाव में जल की एक बड़ी मात्रा नदियों के माध्यम से पुनः समुद्रों में पहुंचा दी जाती है। अतः वर्षा जल के संरक्षण के लिए परंपरागत तकनीकों एवं प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए। हमारा प्रत्येक का कर्तव्य है कि समाज को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें एवं जल संरक्षण से संबंधित विधियों एवं तकनीकों से परिचित कराएं। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार दैनिक कार्यों में जल का उपयोग करे तथा अन्य व्यक्तियों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। तभी जाकर हम अपने सामने जल संकट रूपी विकराल एवं जन संहारक समस्या का सामना कर पाएंगे। जहाँ जल युद्ध का प्रतीक बनकर नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक बनकर मानवीय संसाधन के रूप में उभरेगा।
फिर आपको आगे हम देखिए आपको है क्या कि आपको देखिए चुनाव में मीडिया की भूमिका की बात यहाँ पर की गई है। चुनाव में मीडिया की भूमिका, देखिए चुनाव में मीडिया की भूमिका की बात यहाँ पर की। देखिए सन 2005 में वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एक सम्मेलन आपको आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर यह चर्चा हुई कि मीडिया कैसे चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में और जनतंत्र को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि मीडिया का उत्तरदायित्व सिर्फ यहीं तक सीमित न होकर चुनाव प्रबंधन संस्था को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सहयोग करने का भी है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि यह समय उन कई घटनाओं में एक है जब यह समझा गया कि किसी भी देश के जनतंत्र को यदि सुचारू, पारदर्शी और सुदृढ़ रूप से चलाना है तो निष्पक्ष मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है। परंतु ऊपर की गई चर्चा को संपूर्णता से समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले कुछ प्रश्न पूछें और उनके उत्तर तलाशते हुए आगे बढ़ें। प्रश्न कई तरह के हैं, जैसे मीडिया क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं, मीडिया का चुनाव प्रक्रिया में क्या योगदान है, मीडिया कैसे सकारात्मक और नकारात्मक रूप से चुनाव परिणाम तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वर्तमान समय मीडिया से संबंधित नैतिक मुद्दे क्या हैं और ऐसे क्या आदर्श है जो मीडिया को मानने चाहिए। मीडिया को बुद्धिजीवी द्वारा जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना दायित्व निभाते हैं। आज की सूचना तकनीक के दौर में इस चतुर्थ स्तंभ का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। 21वीं सदी के दौर में देखिए 21वीं सदी के दौर में मीडिया सिर्फ प्रेस एवं टेलीविजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप आदि भी मीडिया का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। और मीडिया के इस नए माध्यम का भी महत्व उतना ही है जितना कि पारंपरिक माध्यमों का। आज के ज़माने में हमारा मीडिया से अर्थ उन सभी माध्यमों से है जो सूचना को विभिन्न तरह के श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि चुनाव आयोग ने मीडिया के महत्व को शुरू से ही पहचानते हुए यह प्रबंध किया कि जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर निश्चित समय अवधि प्रदान की जाए, ताकि प्रत्येक पार्टी अपनी बात का एजेंडा का आम जनता तक सुविधापूर्वक पहुँचा सके और चुनाव निष्पक्षता संपन्न हो सके। चुनाव दौरान मीडिया की भूमिका सिर्फ चुनाव की तिथि एवं चुनाव आयोग की घोषणा जैसी जानकारी प्रसारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया का दायित्व इन सीमाओं से ऊपर उठकर ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो चुनाव के दौरान अपने कर्तव्यों, अधिकार एवं उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का भली भांति परिचित हो। इसके अतिरिक्त मीडिया का दायित्व है कि स्वस्थ वाद हेतु मंच प्रदान करता विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत तथा जनता के प्रश्नों का जवाब देने हेतु प्रस्तुत करे। देखिए यहाँ पर क्या कि मीडिया उन सब मुद्दों पर राजनेता एवं जनता के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है जो किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। और जनता देखिए यहाँ पर क्या और जनता को निष्पक्ष रूप से चुनावी घोषणा पत्र को समझने एवं उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं से आने वाले परिणामों के बारे में भी अवगत करा सकती है। इससे भी आगे बढ़कर मीडिया की भूमिका सिर्फ मतदान पूर्व पर्चा तथा वाद विवाद तक भी सीमित नहीं रहती। चुनाव के दौरान भी मीडिया की सहायक भूमिका की महती आवश्यकता है। देखिए मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। जगह सजग रहकर मीडिया को चुनाव आयोग के समक्ष उन सभी अनियमितताओं को लाना चाहिए जो या तो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर रही हो या फिर निर्वाचक की सुविधाओं की कमी को दर्शा रही हो। इस प्रकार पुलिस के साथ साथ मीडिया भी एक सजग लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभा सकती है। मीडिया की ऐसी भूमिका का शानदार उदाहरण देखने को मिला। मीडिया की ऐसी भूमिका का शानदार उदाहरण देखने को मिला सेनेगर में जहाँ मीडिया कर्मियों ने प्रत्येक बूथ पर जाकर चुनाव कर्मियों, जनता एवं अधिकारियों से बात की, प्रत्येक बूथ पर निगरानी रखी और सेनेगर में अरसे बाद 2012 में हुए चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाई। मीडिया की इस भूमिका को संयुक्त राष्ट्र में सराहा गया और इस बात पर चर्चा की कि अगर मीडिया सही हाथों में है तो किसी भी प्रकार की अराजकता से निपटना मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन ऊपर की गई चर्चा यह बात स्पष्ट करती कि मीडिया की कई बहुआयामी भूमिकाएं हैं और इन सब भूमिकाओं को बहुआयामी उदाहरण भी हमारे समक्ष मौजूद है। इसके बावजूद मीडिया की भूमिका पर समाज के कई वर्गों द्वारा लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और लगातार मीडिया को पक्षपातपूर्ण भ्रामक प्रचार के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है।
देखिए इन सभी मुद्दों एवं चिंताओं से में सबसे ज़्यादा देखिए इन सभी मुद्दों एवं चिंताओं में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है प्रसिद्ध मीडिया गिरोहों पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के नियंत्रण की। ऐसे देखिए ऐसे चरण निष्पक्ष मत प्रसारित करने की जगह किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य करते नजर आते हैं तथा वही खबरें तथा कार्य प्रसारित करते हैं जो किसी पार्टी को चुनावी लाभ पहुँचाने में मदद करे। इस प्रकार देखिए इस प्रकार ऐसे मीडिया चैनल लोकतांत्रिक प्रहरी के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं के चाटुकार की भूमिका में ज़्यादा नजर आते हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए क्या इस प्रकार आज की मीडिया में निष्पक्षता की जगह टीआरपी की ओर ज़्यादा नजर आती है क्योंकि टीआरपी का सीधा संबंध चैनल को होने वाली कमाई से होता है। अतः मीडिया चैनल ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं जो गर्मागर्म मसालेदार प्रकार के हो बजाय कि जमीन से जुड़े उन मुद्दों को जिनके दिखाने से देश समाज एवं लोकतंत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। देखिए आजकल तो इस बात के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ मीडिया कर्मी न्यूज रूम में बैठकर चटपटे मुद्दे इजाद करते रहते हैं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक मुद्दा है पेड न्यूज़ का। देखिए पेड न्यूज़ का कुछ मीडिया चैनल नेताओं से पैसे लेकर ऐसी खबर चलाते हैं जो वास्तविक लगे और किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार करे, परंतु जनता को लगे यह खबर निष्पक्ष है और जनता को यह भनक नहीं लगने दी जाती कि खबर जानबूझकर चलाई जा रही है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विधायक की ऐसे ही एक मुद्दे कारण सदस्यता भी निरस्त की गई। ऐसे पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता का निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर भारी आघात लगाती है और धनी लोगों को ही सत्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। एक अन्य मुद्दा आता है मीडिया ट्राई करके पत्रकार किसी व्यक्ति पर सिर्फ कोई आरोप लगने मात्र से पूर्वग्रहपूर्वक उस व्यक्ति का नाम बार बार उछालते हैं और उस व्यक्ति का चरित्र हनन करते हैं, जबकि ना तो आरोप सिद्ध हुए होते हैं और ना ही न्यायालयीन कार्रवाई लंबित होती है। न्यायालयीन कार्रवाई लंबित होती है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यदि व्यक्ति बाद में दोषमुक्त सिद्ध हो जाता है तब कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं दिखाता। इस प्रकार उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर तो विपरीत असर पड़ता ही है, समाज के समक्ष भी न्याय की असली छवि प्रस्तुत नहीं हो पाती। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसे मामले पर संज्ञान लेते हुए मीडिया की कड़ी निंदा की और ऐसा न करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कड़ी में अगली चिंता सोशल मीडिया का दुरुपयोग की है। सोशल मीडिया का प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने, झूठी खबरें फैलाने और झूठ के सारे राजनीतिक लाभ लेने के लगातार किया जा रहा है। नोटबंदी तो इसका एक उदाहरण सामने आया जब रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री उर्जित पटेल को श्री मुकेश अंबानी के संबंधी बताकर कहानी गढ़ी गई कि नोटबंदी एकमात्र उद्देश्य श्री मुकेश अंबानी को व्यापारिक लाभ पहुंचाना था। इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले फैलाए गए ताकि कुछ दलों को लाभ पहुंचा जा सके। देखिए इसी प्रकार मुजफ्फरपुर दंगों जैसी घटनाओं में सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, जहां फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर सामाजिक वैमनस्यता से उत्पन्न संदेश लगातार प्रसारित किए गए। इसका सीधा मकसद समाज को बांटकर चुनावी लाभ लेने से था। देखिए मीडिया के ऐसे नकारात्मक पहलू के सामने आने से मीडिया पर भरोसा लगातार कम होता जा रहा है और ऐसा होने से लोकतंत्र का वो स्तंभ अध्वस्त होता जा रहा है जो विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष पर नकेल कसने का काम करता है ताकि सत्ता पक्ष जनसेवा की राह से भटकने ना पाए। और मीडिया की नकारात्मक भूमिका लगातार उजागर होने से आवश्यक हो गया कि कुछ ऐसे नियम कायदे बनाए जाए, कोई ऐसी स्वशासी नियंत्रण संस्था बनाया जाए जो मीडिया की भूमिका को लगातार परख सके और नकारात्मक चाटुकार मीडिया प्रबंधन जैसी हरकतों पर विराम लगाया जा सके। देखिए महात्मा गांधी ने जिन 7 पापों की चर्चा की तो उनमें एक था नैतिकता रहित व्यापार। देखिए चूंकि आजकल सारी मीडिया कंपनियां कॉर्पोरेट मॉडल पर ही चल रही है तो यह नितांत आवश्यक होता जा रहा है कि पत्रकारिता प्रशिक्षण किसी पत्रकार के कैरियर के लिए आवश्यक कर दिया जाए। पत्रकारिता प्रशिक्षण किसी पत्रकार के कैरियर के लिए आवश्यक कर दिया जाए ताकि नैतिक तथा नैतिक पत्रकारिता को ध्यान में रखकर पत्रकारिता का पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। लेकिन नैतिक पत्रकारिता की दिशा में यह महती आवश्यकता है कि मीडिया वही छापे या टेलीकास्ट कर जो वस्तुनिष्ठ सबूतों पर आधारित हो। किसी भी तरह का मत प्रसार करने से मीडिया को बचना चाहिए। मीडिया का काम है कि वो वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जनता तक बस पहुँचा दे, बाकी निर्णय निकालने का काम जनता का होना चाहिए।
अंत में सार यही कि चुनाव में मीडिया का उपयोग सकारात्मक दिशा में होने की आवश्यक है कि चुनाव आयोग एक प्रभावी नियंत्रक की भूमिका निभाए, ताकि ऐसी मीडिया जो पार्टी विशेष हित में कार्य करे उस पर काबू पाया जा सके। देखिए, मीडिया गिरोहों को भी आपस में एक स्वनियंत्रण संस्था का निर्माण करना चाहिए और एक दूसरे से सीखकर दुनिया भर की अच्छी नीतियों को अपनाना चाहिए। अगर कोई चैनल किसी तरह का दुष्प्रचार करता है तो अन्य चैनल उस पर नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। इसे सिक्के के दोनों पहलू जनता के सामने आ जाते हैं और स्वनियंत्रण संस्था भी कार्रवाई करे। कहना ना होगा कि प्रभावी जनतंत्र के प्रभावी चुनाव प्रक्रिया के प्रभावी मीडिया नितांत आवश्यक है। अतः मीडिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी होना देश हित, समाज हित एवं विश्व हित की आवश्यकता है। और फिर आपको आगे देखिए, आपको क्या वैश्वीकरण पीछे हट रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या वैश्वीकरण पीछे हट रहा है। देखिए, यहाँ पर कहा क्या वैश्वीकरण पीछे हट रहा है। ये बात देखिए, क्या वैश्वीकरण पीछे हट रहा है। एक लंबे समय तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सहित डिबेट एवं चर्चा का विषय बनी एक लंबे समय तक आपको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से डिबेट एवं चर्चा के विषय बनी विश्व समाज की दो घटनाएं, ब्रेक्जिट एवं अमेरिका का अप्रैल जलवायु समझौते से निकलना। ब्रेक्जिट में जहां ब्रिटेन महान यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक एकीकरण का मोल बना हुआ था। दूसरी घटना अमेरिका को उस वैश्विक संकट से मुंह फेर लेने के जिसे उसने जन्म देने, सहयोग एवं खत्म करने के वैश्विक सहयोग पर बल दिया था। प्रत्येक समान सचेतन मानव के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि वैश्वीकरण के पूर्व रहे अमेरिका और ब्रिटेन आज वैश्वीकरण से अपने हाथ पीछे क्यों ले रहे हैं। क्या यह कहीं वैश्वीकरण के अंत के प्रारंभ का सूचक तो नहीं है। क्या वास्तव में वैश्वीकरण से पीछे हटना या समाप्त करना संभव है। इन सवालों का जवाब पाना संतोषप्रद होगा। देखिए, अतः सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि आखिर ये वैश्वीकरण क्या है, इसकी व्यापकता कितनी है। वैश्वीकरण का असामान्य शब्दों के अर्थ विश्व के एकीकरण से है। वैश्वीकरण देखिए यहाँ पर क्या है कि वैश्वीकरण का सामान्य शब्दों के अर्थ विश्व के एकीकरण से इसमें संपूर्ण विश्व का सामाजिक, आर्थिक इससे बढ़कर राजनीतिक एकीकरण, मानवता एवं पर्यावरण के एकीकरण जैसे घटक शामिल है। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ पूरे विश्व मानव पूंजी, विचार, मशीन आदि का कृत्रिम राष्ट्र सीमाओं के आर पार निर्बाध प्रभाव से है। देखिए, फिर आपको गौरतलब है कि वैश्वीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्राचीन काल में भी जारी थी और एवं अब भी जारी है। वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो दो संहारक वैश्विक युद्धों के बाद बहुपक्षवाद को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय स्तर से प्रारंभ होकर वैश्विक एकीकरण होने लगा था। यूनाइटेड नेशंस, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, IMF जैसे वैश्विक संस्थाओं का विकास हुआ। इसे आज की इंटरनेट क्रांति, मोबाइल क्रांति अति संघन बना दिया है। अब भौतिक रूप से सुदूर रहकर भी वैश्वीकृत समाज बन गया है। अब हमें इस प्रश्न पर गौर करना चाहिए कि किस प्रकार वैश्वीकरण पीछे हट रहा है। विद्वानों के एक वर्ग वर्तमान समय को वैश्वीकरण की वापसी का कारण बताता है। वे केवल सैद्धांतिक बातें न बनाकर व्यवहारिक सच्चाई पर भी ध्यान आकृष्ट कराते हैं। यदि इसका परीक्षण आर्थिक स्तर पर करें तो पाएंगे कि आज विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता पर प्रश्न बना हुआ है तथा अमेरिका ने कई बार इसकी सदस्यता छोड़ने की धमकी दी है। वैश्वीकरण जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं को बाधा रहित प्रभाव को सुनिश्चित करता है, वहीं कई देश विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाकर इस प्रभाव को बाधित कर रहे हैं। इसे वर्तमान में चीन बनाम अमेरिका ट्रेड वार के रूप में देखा जाता है। संरक्षणवाद के साथ अमेरिका फर्स्ट जैसी दशाएं आर्थिक वैश्वीकरण का पीछे हटना ही है। देखिए, यहाँ पर क्या संरक्षणवाद के साथ अमेरिका फर्स्ट जैसी दशाएं आर्थिक वैश्वीकरण का पीछे हटना ही है। एक कदम आगे चलकर सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो कई देशों यथा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया द्वारा वीजा नियमों को कठिन करना या कई देशों से आप्रवास पर प्रतिबंध लगाना चर्चा का विषय है। यूरोपीय देशों तो आपको शरणार्थी, जो कि वैश्वीकृत संसार के जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद की चुनौतियों से पीड़ित है, को शरण देने से मना करना, ब्रेक्जिट की घटना, कई देशों द्वारा बाहरी सिनेमा पर जबरन सेंसरशिप लगाना आदि साबित करते हैं कि विचार मूल्यों तथा मानव के वैश्विक आवागमन बाधित हुआ है। गांधी जी ने कहा है कि अपने घर की खिड़कियां इतनी अवश्य खुली रखो कि उससे बाहरी विश्व का ज्ञान हम तक आ सके। अब बात करते हैं राजनीतिक एवं पर्यावरण स्तर पर तो अमेरिका की ट्रांस पैसिफिक समझौता से वापसी, पेरिस समझौते को अस्वीकृत करना था। इसके तर्क देना कि यह उसके देश के लिए लाभकारी नहीं। आज PCA
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसी संस्थाओं के फैसले को चीन, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा अस्वीकृत करना वास्तव में इसी दिशा को संकेत कर इसी दिशा में संकेत करते कि वैश्वीकरण मंद पड़ रहा है। वर्तमान समय में कुछ अघोषित नीतियां अमेरिकी वासियों के लिए एवं इतना ही नहीं, इससे जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि अब जहां गांधी जी ने कहा कि अपने घर की खिड़की इतनी अवश्य खुली रखो कि उससे बाहरी विश्व का ज्ञान हम तक आ सके। अब बात करते राजनीतिक पर्यावरण स्तर पर, तो अमेरिका की ट्रांस पैसिफिक समझौता से वापसी पर समझौते को अस्वीकृत करना था। इसके लिए तर्क देना कि यह उसके देश के लिए लाभकारी नहीं। आज PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसी संस्थाओं के फैसलों को चीन, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा अस्वीकृत करना वास्तव में इसी दिशा में संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण मंद पड़ रहा है। देखिए, फलतः वर्तमान समय में कुछ अघोषित नीतियां अमेरिकी वासियों के लिए एवं इतना ही नहीं, इससे जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि अब जहां वैश्वीकरण के पीछे हटा है, द्विपक्षवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि आसियान का महत्व बढ़ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एवं एशियाई विकास बैंक AIIB आदि ने विश्व बैंक को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के क्रम एशिया वासियों के लिए की धारणा को बदल दिया है। देखिए, फलतः वर्तमान समय में कुछ अघोषित नीतियां अमेरिकी वासियों के लिए एवं इतना ही नहीं, इससे जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि अब जहां वैश्वीकरण पीछे हटा है, द्विपक्षवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि आसियान का महत्व बढ़ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एवं एशियाई विकास बैंक AIIB आदि ने विश्व बैंक को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के क्रम में एशिया वासियों के लिए की धारणा को बल दिया है। देखिए, विचार का अगला मुद्दा यह है कि क्या यह संभव है या यह जो कहा जा रहा है वास्तविक है। विश्लेषकों की एक टोली का यह मानना है कि यह सब मिथ्या है। केवल अमेरिका के कुछ अतिवादी फैसलों को वैश्वीकरण के पीछे हटने का रूप नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब भी विश्व व्यापार हो रहा है। शेष देश पर समझौते को पूरी क्षमता से कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस जैसे संगठन बन रहे। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना इतनी बड़ी घटना नहीं है, वह अभी भी इससे जुड़ा है। यूरोपीय यूनियन का अस्तित्व अभी भी बरकरार है। अमेरिकी क्वाड QUAD जैसी पारमहासागरीय संभावना तराश रहा है, जो चीन ने अपने वन बेल्ट वन रोड से लगभग पूरे विश्व को जोड़ने का प्रयास किया। इन सब से बढ़कर हाल ही में थाईलैंड की एक गुफा में फंसे बच्चे को सुरक्षित निकालने के मिशन में पूरे विश्व से दुआ मदद संदेश आना मजबूत वैश्वीकरण को दर्शाते हैं। रही बात इन अतिवादी फैसलों की, तो हो सकता है कि ये किसी गलत धारणा के चलते या निकट प्रतिद्वंदी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा कारण लिए हो। इनका पुनः पलटा जाना भी अगला कदम हो सकता है। साथ ही क्योंकि वैश्वीकरण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, फलतः बढ़ता क्षेत्रीकरण इसी का एकमात्र एक हिस्सा है। फलतः बढ़ता क्षेत्रीकरण इसी का मात्र एक हिस्सा है, ना कि इसका विकल्प है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, सच तो यह है कि अब वैश्वीकरण से वापस मुड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि आज जहाँ प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, जलवायु परिवर्तन बात से इतना ही नहीं, सच तो यह है कि अब वैश्वीकरण से वापस मुड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि आज जहाँ प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, जलवायु परिवर्तन, संगठित अपराध एवं आतंकवाद का वैश्वीकरण हो रहा है। ऐसे में वैश्वीकरण के पीछे हटना या तो संभव नहीं है, या तो संभव नहीं है, या होता है तो संपूर्ण विश्व समाप्त नष्ट हो जाएगा। देखिए, इस इंटरनेट क्रांति अब विचारों का इंटरनेट की क्रांति अब विचारों का प्रभाव, मूल्यों के प्रभाव को अबाधित बना रहा है। जैसे एक छोटी सी घटना चंद घंटों में सोशल मीडिया द्वारा वैश्वीकृत हो जाती है, चाहे वो गंगनम स्टाइल डांस वीडियो का हो, या प्रिया प्रकाश वार्टी अभिनेत्री हो फिल्माया एक दक्षिणी भारतीय क्षेत्रीय फिल्म का गाना हो।
इन्हें चंद घंटों में लाखों लोगों ने देखा और एवं फॉलो किया, फलतः अब इस वैश्वीकृत सोशल नेटवर्क व्यवस्था में से आपसी संभव नहीं है। ये वर्तमान विश्व की सच्चाई है। अब आगे हम देखिए, अब आगे विश्लेषण करने पर पाते हैं कि किसी देश में मानव संसाधन की कमी है तो दूसरे में इसकी अति व्याप्तता है, कहीं प्रौद्योगिकी का अभाव है तो कहीं मशीनों का। फलतः देखा जाए तो आज पूरा विश्व समझ गया है कि एकल देश का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा कि हम नदी जल के प्रभाव को मंद कर सकते लेकिन उसे मोड़ नहीं सकते, अर्थात पूरा विश्व प्राथमिक ऊष्मा खपत, वायु एवं महासागर प्रभावों से जुड़ा हुआ है तथा एक संतुलन की व्यवस्था कायम है। अतः अगर इस संतुलन को छेड़ा गया तो परिणाम बुरे होंगे। देखा जाए तो यही बात वैश्वीकरण पर लागू होती है। यदि इसे बाधित करते हैं तो एक तो जहां हम उपस्थित जलवायु संकट, आतंकवाद का समाधान नहीं कर पाएंगे, साथ ही व्यापार संकट, खाद्यान्न संकट, शरणार्थी संकट, नैतिक संकट की ऐसी स्थिति बनेगी कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर भी रहने वाला जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा होगा। अतः साफ जाहिर है कि या तो विश्व वैश्वीकृत होगा या होगा ही नहीं। इन कुछ घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया की तरह है, जिनका आज नहीं तो कल स्वतः समाधान हो जाएगा। बल्कि जोर तो हमें इस वैश्विक संसार को अधिक समावेशी, अधिक हरा, वसुधैव कुटुंब बनाने का है, जिससे SDG लक्ष्य की प्राप्ति होगी तथा एक सुखी, समृद्ध, शांत, सुरक्षित, चिरस्थायी संसार प्राप्त होगा, जहाँ इस वाक्य को व्यवहारिक मूर्त रूप मिलेगा। सर्वभवन्तु सुखिन, सर्व सन्तु निरामया, सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागत भवेत्। यहाँ देखो भागत भवेत्, देखिए सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। अब यहाँ देखिए जो आगे यहाँ पर है, क्या केवल वही सफल होते हैं जो विषमताओं में से मार्ग निकालने का साहस करते हैं। फिर आगे यहाँ पर है, देखिए केवल वही सफल होते हैं जो विषमताओं में से मार्ग निकालने का साहस करते हैं। केवल वही सफल होते हैं जो विषमताओं में से मार्ग निकालने का साहस करते हैं। और केरल एक छोटे से गांव का व्यक्ति जिसका जन्म एक साधारण परिवार हुआ, 9 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना में उसका घुटना टूट गया और वह दिव्यांग हो गया। 13 वर्ष की उम्र में उसके पिता उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उसके पश्चात उसकी माता का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसने घर की जिम्मेदारी उठाने की ठानी। इस प्रकार वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया और दिव्यांग होने का मात्र 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सब्जी बेचने लगा। कुछ वर्ष बाद यहाँ देखिए क्या, कुछ वर्ष बाद वो अखबार की सुर्खियों में छा गया। वह व्यक्ति मुरुथन पेरीब्रन है 2016 पैरा ओलंपिक की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय नागरिक है। कैसे एक दिव्यांग, गरीब एवं अशिक्षित व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंचा, कैसे उसने विषम परिस्थितियों का सामना किया, कैसे उसने सफलता प्राप्त की, इन सही प्रश्नों को उत्तर साहस, पैर, शिक्षा, पिता, पैर, पिता और शिक्षा छीनने के बाद मुरुथन ने विषम परिस्थितियों में से हार नहीं मानते हुए उसकी चुनौती को स्वीकार करने का दिखाया। आज मुरुथन एक व्यक्ति नहीं रहा अपितु प्रेरणा बन गया। आज मुरुथन एक व्यक्ति नहीं रहा अपितु प्रेरणा बन गया। आज मुरुथन एक व्यक्ति नहीं रहा अपितु प्रेरणा बन गया। प्रेरणा उन सभी व्यक्तियों के लिए जो विषम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। प्रेरणा उन सभी के लिए जो परिस्थितियों को दोष देते हैं। प्रेरणा उन सभी के लिए जो अपने आप पर विश्वास करने का साहस नहीं करते हैं। फिर आपको आगे हम देखिए कि अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों सभी विषमताओं से मार्ग निकालने का साहस करने वाले ही सफल होते हैं। क्या बिना साहस किए सफलता मिल सकती है? व्यक्ति की विषम परिस्थितियों को कैसे परिभाषित किया जाए, और यदि व्यक्ति विषम परिस्थितियों में साहस न जुटा पाए तो उसे कैसे प्रेरित किया जाए? इन प्रश्नों के आधार पर इस निबंध पर चर्चा करेंगे। परंतु इन प्रश्नों की चर्चा से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि सफलता को परिभाषित किया जाए। सफलता की परिभाषा व्यक्तिनिष्ठ है। यह समय, काल, परिस्थिति, विचार, मूल्य, व्यक्ति एवं संगठन के सापेक्ष बदल सकती है, परंतु कुछ इसके तत्व है जिससे सभी सहमत हैं। सफलता का आधार देखिए यहाँ पर क्या, सफलता का आधार प्रेरणा, आत्मविश्वास और परिश्रम है। किसी प्रतियोगिता में हारने के बाद भी आप अपने प्रयास, परिश्रम एवं जुझारूपन से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। यह भी सफलता का मानदंड है। जैसे दीपा कर्माकर बिना पदक प्राप्त किए भी आज युवा प्रतीक बन गई है। इसके साथ यदि आप अपनी हार से सीखते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं तो पुनः लड़ने की दुगनी ऊर्जा से खड़े होते हैं, तो वह भी सफलता। इस प्रकार सफलता की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। सफलता इसी परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे साहस करने वाले ही सफल होते हैं। इसके कई कारण है।
इसका पहला और मुख्य कारण मनोबल। देखिए जब व्यक्ति सभी विषम परिस्थितियों में मार्ग खोजने का प्रयास करता है तो उसका मनोबल अपने चरम पर होता है। नेपोलियन ने शक्ति अस्त्र मनोबल मनोबल एवं नेतृत्व मनोबल को सर्वप्रमुख माना था। नेपोलियन ने शक्ति अस्त्र एवं शक्ति अस्त्र शक्ति देखिए नेपोलियन ने शक्ति अस्त्र मनोबल एवं नेतृत्व में मनोबल को सर्वप्रमुख माना था, जिसे वह कुल बल का 80% मानता था। मनोबल के कारण आपको आत्मविश्वास मनोबल का आपको आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से दृढ़ता बढ़ती है जो कार्य संपन्न करने के प्रति जुझारूपन लाता है और यह जुझारूपन विषम परिस्थिति रूपी तूफान में लंगर का कार्य करता है। इस प्रकार व्यक्ति समूह या संगठन परिणाम तक पहुंचने की पूरी ऊर्जा का प्रयोग करता है। दूसरा मुख्य कारण आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जब व्यक्ति विषम परिस्थितियों से लड़ने के साथ जुटाता है तो वह जानता है कि उसके पास खोने का कुछ नहीं है। इस परिस्थिति में वह कुछ अलग करने का प्रयास करता है, वह जोखिम उठाने से नहीं डरता है और मनोबल के साथ अलग सोच उसे सामान्य से अलग मुकाम पर पहुंचा देती है। देखिए जैसे रणजी क्रिकेट के कैरियर की शुरुआत के दिनों में वीरेंद्र सहवाग का खेल जीवन लगभग समाप्त होने वाला था, परंतु उन्होंने क्रिकेट तकनीक के धज्जियां उड़ाते हुए नया आक्रामक खेल का प्रारंभ किया और आज उनका तरीका और वह स्वयं प्रेरणा बन गए हैं। तीसरा मुख्य कारण परिस्थितियों को नियंत्रित करना है। जब व्यक्ति विषम परिस्थितियों से लड़ने का साहस जुटाता है तब वह मानसिक रूप से उन परिस्थितियों में सकारात्मकता ढूंढता है तथा अन्य परिस्थितियों को चुनौती के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार यदि व्यक्ति थोड़ी सी भी आशा की किरण ढूंढ लेता है तथा परिस्थितियों से विचलित नहीं होता तो वही परिस्थितियां उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है तब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी विषमताओं से मार्ग निकालने का साहस करने वाला सफल होते हैं, परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बिना साहस की सफलता मिल सकती है? कि इसका उत्तर नहीं है। हो सकता है कुछ लोग यह दावा करें कि वो आसानी से जीत गए। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रतिद्वंदी कठोर ना हो, समय एवं परिस्थिति अनुकूल हो, परंतु यह क्षणिक जीत है, सफलता नहीं। यदि आगे चलकर प्रतिद्वंदी मजबूत हो जाए या परिस्थितियां विषम हो जाए तब उसकी जीत की प्राथमिकता अत्यंत कम होगी। देखिए हम इसके विपरीत विषम परिस्थितियों में साथ जुटाने वाले किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के तैयार होता है और यदि ऐसा व्यक्ति हार भी जाए तो उसकी हार कई व्यक्तियों को प्रेरित कर जाती है। मिल्खा सिंह अपनी उपलब्धियों के लिए नहीं अपितु विषम परिस्थितियों में साहस करने के जाने जाते हैं। इस प्रकार इस रानी लक्ष्मीबाई के साहस को अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया था। यही सही अर्थों में सफलता के लक्षण होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बिना साहस के प्राप्त जीत क्षणिक होती है, उसे सफलता नहीं कहा जाता। अब प्रश्न यह उठता है कि विषम परिस्थितियों का निर्धारण एवं परिभाषा कौन करेगा एवं कैसा करेगा? विषम परिस्थितियों का निर्धारण सफलता की गुणवत्ता विषम परिस्थितियों का निर्धारण सफलता गुणवत्ता स्थिरता तथा जनता उसके प्रति आदर एवं ग्रहणशीलता पर निर्भर होता है। देखिए जब व्यक्ति असंभव सी प्रतीत होने वाली दशाओं में साहस के साथ जूझता है तो उसकी सफलता में परिलक्षित होता है। जब लक्ष्य प्राप्त करने में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, साहित्यिक, आर्थिक एवं सामाजिक बाधा उत्पन्न होती है तो यह विषम परिस्थितियों का संकेत है। अमिताभ बच्चन द्वारा कला क्षेत्र में अत्यंत उच्च मानक स्थापित किए गए। यह उच्च मानक अभिषेक बच्चन के विषम परिस्थितियों का कार्य कर रहा है। वह इन विषम परिस्थितियों से जूझने का साहस नहीं जुटा पाए, इसलिए आज उनकी तुलना सफलतम अभिनेताओं में नहीं होती है। इस प्रकार विषम परिस्थितियां व्यक्तित्व विकास के अत्यंत अनिवार्य है जो सफलता का आधार है। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्ति को यदि वह साहस नहीं जुटा पा रहा है तो विषम परिस्थितियों में प्रेरित किया जा सकता है? इसका उत्तर सकारात्मक है, परंतु इसकी पूर्व शर्त है कि व्यक्ति स्वयं जूझने के तैयार हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वही गुरु या शिक्षक कहलाता है। इन परिस्थितियों में यदि व्यक्ति की ऊर्जा को लक्ष्य पर केंद्रित रखा जाए तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। यह अत्यंत कम समय होता है कि व्यक्ति किसी पर निर्भर होकर विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करे। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में लड़ने का साहस अवश्य जुटाना पड़ता है। एक बार व्यक्ति विषम परिस्थितियों से निकलने का साहस जुटा ले तो एक बार व्यक्ति विषम परिस्थितियों में से निकलने का साहस जुटा ले तो उसे गुरु भी मिल जाता है जो उसे सही मार्ग बताए। देखिए यहाँ पर एक बार व्यक्ति विषम परिस्थितियों से निकलने का साहस जुटा ले तो उसे गुरु भी मिल जाता है जो उसे सही मार्ग बताए। निष्कर्षतः कहा जाता है कि विषम परिस्थितियों में मार्ग निकालने का साहस करने वाला हमेशा सफल होता है। जिस प्रकार आग में तपने से सोना कुंदन बन जाता है और वह अधिक शुद्ध एवं मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार विषम परिस्थितियाँ आग में जलने का साहस निकालने वाला ही कुंदन बन जा सकता है। बिना जले वह चमक सकता है, परंतु शुद्ध एवं मूल्यवान नहीं बन सकता।
ऐसे कई व्यक्ति हैं, देखिए ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आम जीवन से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परंतु वे विषम परिस्थितियों से मार्ग निकालने का साहस नहीं कर पाते हैं, और जो साहस करते हैं प्रेरणा बन जाते हैं, वे मूर्खन बन जाते हैं। तब आगे आप देखिए, एक आपको क्या, बाल श्रम एक आवश्यक बुराई या केवल एक बुराई? देखिए, बाल श्रम एक आवश्यक बुराई या केवल एक बुराई? देखिए, यहाँ पर यदि हम किसी का बचपन लौटा नहीं सकते, तो हमें किसी का बचपन इस आधार पर छीनने का अधिकार भी नहीं है कि वह एक गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ है। 2001 की भारतीय जनगणना अनुसार भारत में करीब 1.20 करोड़ बच्चे बाल श्रम का शिकार थे। वहीं जो 11 की जनगणना अनुसार यह आंकड़ा कुछ कम हुआ, और यह करीब 86 लाख बाल श्रमिकों का बाल श्रम में लिप्त होना बताता है। दोनों जनगणनाओं के आंकड़े केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक विसंगति एवं दुर्दशा की कहानी बयां करते हैं। यह कहानी है एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र में बच्चों के मूल अधिकारों के हनन की। यह कहानी है देश के भविष्य के बर्बाद होने की। भारतीय संविधान विधान अनुच्छेद 21 में गरिमामय जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में बाल शोषण रोकथाम का अधिकार तथा अनुच्छेद 27 में उचित पोषण की बात की गई है। वहीं आखिर भारतीय संविधान उपहास करते नजर आते हैं। बाल श्रम एक आवश्यक बुराई या केवल बुराई विषय पर बात करें उससे पहले संक्षेप में कुछ विषयों पर विचार कर लेते हैं कि जैसे कि बाल श्रम क्या है, यह क्यों प्रचलित है, और यह किस प्रकार किस रूप में प्रचलित है। इसके बाद मूल विषय पर चर्चा करना और ज़्यादा उपयुक्त होगा। देखिए, सर्वप्रथम बाल श्रम क्या? भारतीय संविधान कानूनों के अनुसार कोई बच्चा जो 18 वर्ष से कम आयु का है और वह घरेलू कार्यों में इतर अन्य व्यावसायिक कार्यों, कारखानों आदि में कार्यरत है, तो उसे बाल श्रमिक माना जाता है। यद्यपि इससे भी दो श्रेणी तय की गई है। तो यद्यपि इसमें भी दो श्रेणियां तय की गई, एक जैसे कि 0 से 14 वर्ष तक का 14 वर्ष एवं 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष वाले बच्चे खतरनाक कार्यों वाले उद्यमों में कार्य करने के अलावा अन्य कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि यह किस रूप में प्रचलित है। बाल श्रम का कोई एक समान रूप नहीं है, बल्कि यह कई रूपों में विद्यमान है। इसे घर पर कार्य करने वाला घरेलू श्रमिक, चाय खाने पीने के ढाबों पर कार्य करते बच्चों, गली चापटा का आरी तारी जैसे उद्यमों में दिन रात एक करते बच्चों, या फिर छोटे बड़े शहरों में कूड़ा कचरा बीनते भिक्षा मांगते बच्चों के रूप में देखा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि बच्चे सभी को पता होते हुए कि बाल श्रम एक अपराध है और बच्चों के बचपन तथा उनके मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है, इसके बाद भी यह बड़े स्तर पर क्यों प्रचलित है? क्यों हमको ऐसा झोलता नहीं है? यह क्यों नहीं अखरता है? क्यों हमें बच्चों से काम करवाते हैं? क्यों हमें बच्चों से काम करवाते समय बाल श्रम पीड़ा नहीं होती? इसका एक पंक्ति जवाब दिया जाए तो जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक का कथन द्वारा दिया जा सकता है। इसका एक पंक्ति जवाब दिया जाए जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक का एक कथन द्वारा हो सकता दिया जाए, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक का कथन द्वारा दिया जा सकता है। मनुष्य जन्मजात स्वभाव से स्वार्थी और लालची प्राणी है, हॉब्स ने कहा था। बाल श्रम के मूल में देखिए, बाल श्रम के मूल में लोगों का लालच और कम मजदूरी दर पर सस्ते श्रम को प्राप्त करने की लालच है, क्योंकि बच्चों को वयस्कों की तुलना में आधा पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। इससे अधिक धन कमाने के लालच में लोगों की आत्मा उन्हें नहीं धिक्कारती। इसके अलावा समाज व्याप्त गरीबी, भुखमरी, कुपोषण एवं बेरोजगारी जैसे कारण भी है, जो लोगों द्वारा स्वयं अपने बच्चों को बाल श्रम के दलदल में फंसने हेतु धकेला जाता है। इसके अलावा लोगों में शिक्षा जागरूकता का अभाव, बच्चों के अधिकारों के प्रति चेतना का अभाव, कमजोर कानून का क्रियान्वयन तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया आदि बाल श्रम मुक्त वातावरण के निर्माण में बाधा बनती है। अब हम मूल विषय पर विचार करते हैं, क्या यह आवश्यक बुराई है या एक बुराई है। सर्वप्रथम आवश्यक बुराई को लेते हैं। अभी तक के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो ही जाता है कि यह एक बुराई है। इसे आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करने हेतु हमें कुछ ऐसी स्थितियों की कल्पना करनी होगी जिसमें बच्चे के समक्ष केवल दो ही विकल्प हो, बाल श्रम या स्वयं के जीवन। परिवार के जीवन पर बड़ा संकट में से किसी एक को चुनने की बात है। जैसे कोई बच्चा है, उसके माता पिता का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाए और अब घर के भोजन प्रबंधन हेतु किसी बच्चे द्वारा बाल श्रम को अपनाना, या फिर किसी बच्चे के माता पिता की या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाना और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ जाना। ऐसे में देखिए, ऐसे में से एक आवश्यक बुराई के रूप में अल्पकालिक समय के लिए मानवीय रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि ऐसी घटनाएं समाज में घटती भी रहती है, इसके साथ जरूरी है कि बच्चे की शिक्षा बाधित ना हो।
हाँ, देखिए इसके बाद इसे केवल एक बुराई के रूप में देखते हैं तो तस्वीर कुछ ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। बात है इससे केवल एक बुराई है, क्योंकि इससे बच्चे का सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक, प्रशासन जैसे सभी स्तरों पर शोषण होता हुआ है। सामाजिक स्तर पर उसे शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, जो कि भारतीय संदर्भ में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दुरान्वयन का उल्लंघन है। इसके अलावा कमजोर पोषण के कारण स्वास्थ्य भी बाधित होता है। इससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। इसका परिणाम एक कुपोषित बच्चे तथा अकुशल मानव संसाधन रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे सभी राष्ट्रों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। एक बाल श्रम के शिकार बच्चे के मानसिक तनाव, कुंठा या उससे गुमराह किए जाने के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे कि विश्व के सामने उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में प्रयोग कर आंतरिक चुनौतियां, वैश्विक संकट उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी तरह एक कमजोर बच्चा अकुशल मानव संसाधन होने के कारण गरीबी, भुखमरी, बीमारी से अभाव में जीने हेतु अभिशप्त होता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मानव दुर्व्यवहार, व्यापार, अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों के प्रति भी सुबेद बन जाता है, जिसके कारण बच्चे का पूरा जीवन ही एक त्रासदी बन जाता है, और यह समाज के लिए भी कई प्रकार के संकटों को जन्म देती है। अब तक की चर्चा का सार यही है कि बाल श्रम पूर्णतः एक बुराई है, जो कि ना केवल बच्चों बल्कि पूरी मानव जाति का एक कलंक समाज है, जिससे यथाशीघ्र खत्म करने की आवश्यकता है। जिसे यथाशीघ्र खत्म करने की आवश्यकता है। इसे कई तरह से प्रयास कर खत्म किया जा सकता है, जैसे कि समाज में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करके समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए। विभिन्न कानूनों जैसे कि भारतीय संदर्भ में बाल श्रम का उन्मूलन अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2016 कड़ाई से पालन किया जाए। लोगों में शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार करके सिविल सोसाइटी एवं मीडिया द्वारा इसके सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करके भी बाल श्रम की रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके बाल श्रम की सूचना देने वाले तथा बाल श्रम उन्मूलन में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को पुरस्कार सम्मानित करके तथा राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर भी बाल श्रम का उन्मूलन किया जा सकता है, और बच्चों के अमूल्य बचपन को बचाया जा सकता है। उनकी मुस्कान बनाए रखी जा सकती है। अंत में देखे लेते हैं कि भारत ने बाल श्रम में रोकथाम हेतु क्या क्या उपाय किए हैं। देखिए भारत ने बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 एवं 2016 निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 2009, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय बाल श्रम निवारण परियोजना आदि का निर्माण करके इसके विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी है। किंतु ये अभी भी सुरक्षित बचपन के अधिकार हेतु पर्याप्त साबित नहीं हुई है। अभी भारत की स्थिति मिलो हम आ गए हैं, मिलो हमें जाना है जैसी बनी हुई है। इसी बाल श्रम की समस्या पर तत्काल ध्यान देना होगा, जिससे कि ये 86 लाख बाल श्रमिक भारत बोझ बनने से बच सके और एक कुशल मानव संसाधन बनकर भारत के चहुमुखी विकास में अपना अधिकतम योगदान दे पाए। इसके लिए भारत को सूक्ष्म स्तर पर कार्य करके बच्चों के जीवन को संवारना होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। देखिए यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। अभी आप आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। फिर आप आगे यहाँ पे देखिए